सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, फिर लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर लेइंग आउट ऑफ पाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप्स जो हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अब पानी को हम जो है यूजर्स तक या कंज्यूमर्स तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितने कितने सिस्टम से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है इट हैज़ 3 मेथड्स। बाई ग्रेविटी सिस्टम, या तो हम ग्रेविटी सिस्टम के थ्रू पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर बाई पंपिंग सिस्टम, या फिर बाई कंबाइंड सिस्टम। तो वन बाई वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है बाई ग्रेविटी सिस्टम। अब ये सिस्टम्स ये ऑलरेडी आपने सारे पढ़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनके बारे में ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेथड्स को भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सो हमारे पास ग्रेविटी सिस्टम क्या होता है कि इन दिस सिस्टम वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जब हम पानी को हायर लेवल से लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटी सिस्टम। इट डजंट इन्वॉल्व एनी पंपिंग। ऑब्वियसली जब पानी खुद फ्लो करेगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल तो इसमें पंपिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोर्स ऑफ वाटर एट हायर लेवल देन द एरिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है वो एरिया के हाई लेवल पे होना चाहिए, तब ही ये सिस्टम पॉसिबल। दूसरा सिस्टम हमारे पास जाता है बाई पंपिंग सिस्टम। तो पंपिंग सिस्टम भी नाम से ही पता चल जाता है कि इन दिस केस वाटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल बाई मीन्स ऑफ पंप्स। इसका रेसिप्रोकल है। इसमें हम क्या करते हैं, पानी को लो लेवल से हाई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाई मीन्स ऑफ पंप्स के जरिए। सप्लाई ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसमें हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सप्लाई ऑफ वाटर है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी तो ही पंप्स वर्क करेंगे, और पंप्स वर्क करेंगे तो पानी तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर नहीं होगी तो इस सिस्टम में जो हो जाएगा कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई जो है वो उस पर अफेक्ट पड़ सकता है। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है, मतलब इसमें जो वर्किंग है वो सारी किस पे डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। इसका डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास बाई पंपिंग एंड ग्रेविटी सिस्टम। ये कंबाइंड सिस्टम इसको कहते हैं। ये दोनों सिस्टम से कॉम्बिनेशन करके इस सिस्टम को बनाया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूअल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको हम ड्यूअल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि वाटर इज सप्लाइड बाई मीन्स ऑफ ग्रेविटी एंड पंपिंग एंड पंप्स डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि वाटर को सप्लाई करते हैं बाई ग्रेविटी भी कर सकते हैं, बाई पंप्स भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस पे, रिक्वायरमेंट्स पे। अगर जब हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट नहीं होगी तब हम पानी को डिलीवर करेंगे बाई ग्रेविटी, और जो हमारे पास लाइट्स अवेलेबल होगी तो तब हम इसको क्या कर सकते हैं, बाई मीन्स ऑफ पंप। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन क्या है उस हिसाब से इसको पानी को सप्लाई किया जाता है। सप्लाई विल नॉट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। इफ द पावर फेल्स सप्लाई विल रिमेन कंटिन्यू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि इसमें देखो पंपिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ पावर नहीं होती तो सप्लाई फेल हो जाती थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें क्योंकि अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ पावर नहीं होगी तब भी हम पानी को डिलीवर कर सकते हैं बाई मीन्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दोनों सिस्टम का। तो ये थे हमारे पास 3 सिस्टम जिनसे हम क्या करते हैं, पानी को डिलीवर करते हैं टू द कंज्यूमर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें जाता है मेथड्स ऑफ लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स हम लेआउट करते हैं उनको हम कितने तरीकों से किसी भी एरिया में ले कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 सिस्टम से हम क्या करते हैं, पाइप्स को ले कर सकते हैं पानी को डिलीवर करने के लिए। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास डेड एंड मेथड, दूसरा जाता है हमारे पास ग्रिड आयरन मेथड, तीसरा हो गया रिंग मेथड, और चौथा हो गया रेडियल मेथड। तो वन बाई वन हम चारों को डिस्कस करेंगे इसमें। हमारे पास जाता है डेड एंड मेथड। तो डेड एंड मेथड में हम क्या करते हैं कि दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्री सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सिस्टम को हम ट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नो मैन सप्लाई पाइप, कोई मैन सप्लाई पाइप इसमें अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ ब्रांचेस, सब मैन्स वगैरह, लेटरल्स वगैरह होती है, सप्लाई पाइप वगैरह। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सप्लाई पाइप होती है जो मतलब किसके साथ कनेक्टेड होगी, जो आप रिजर्वायर, जो भी हमारे पास वाटर टैंक होगा वहां से हम सप्लाई पाइप लेंगे, उसको आगे सबमेंस्ड में डिवाइड करेंगे, फिर आगे लेटर के बाद इसको हम कंज्यूमर्स को। तो इसमें कोई भी मैन सप्लाई पाइप अवेलेबल नहीं होती है। तो इसको हम उन्हीं सिटीज के लिए अडॉप्ट करते हैं जो अनप्लैंड सिटीज होंगी। अनप्लैंड का मतलब होता है कि जिनमें जो बिल्डिंग्स वगैरह होगी वो किसी प्रॉपर प्लान से नहीं बनी हुई होंगी, उनको डेड एंड सिस्टम को हम वहां पे यूज करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज इजी टू प्लान एंड लेआउट, सिंपल एंड चीप है हमारे पास, लेस नंबर ऑफ स्लाइस वैल्यूज इसमें रिक्वायर्ड है। स्लाइस वैल्यूज ये हमने पीछे वैल्यूज वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था, जो रेगुलेट करने के लिए हम जिन वैल्यूज को यूज करते हैं, कब हमें सप्लाई रोकनी है, कब हमने कंटिन्यू करनी, तो उनको हम कहते हैं स्लाइस वैल्यूज। कैन बी एक्सटेंडेड वेर एवर रिक्वायर्ड। तो इस सिस्टम को कहीं भी जहां जहां हमें जरूरत है उसको हम वहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है।
अब डिसएडवांटेज ये है कि सप्लाई विल नॉट बी अवेलेबल इन सम एरियाज इफ रिपेयरिंग इज टू बी कैरिड आउट इन सब मेन्स। हाँ, ये इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर उस डेड एंड सिस्टम में कहीं किसी एरिया में हमें रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे सिस्टम में जो है सप्लाई को वो बंद करना पड़ेगा, तब जाके हम रिपेयरमेंट इस सिस्टम में पॉसिबल है। इट हैज़ नंबर ऑफ डेड एंड्स। नंबर ऑफ डेड एंड्स का मतलब होता है कि यहाँ बीच से क्या हो जाती है, हमारे पास सप्लाई पाइप होगी, यहाँ से फिर आगे जो है ये सबमेन्स निकलती हैं, फिर ये हो गया हमारे पास ये आगे जो लेटरल्स, फिर ये जो कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पानी रुक जाएगा, यहाँ के आगे नहीं। अब ये कंज्यूमर है यहाँ, सिमिलरली यहाँ भी एक कंज्यूमर होगा जिस जो जहाँ जहाँ से हम इसको, फिर यहाँ पे भी एक कंज्यूमर होता है। ये जो नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स बन रहे हैं इनको नंबर ऑफ डेड एंड्स कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू डेड एंड्स एज देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन। तो ये भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है हमारे पास वो है ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम को हम आल्सो, इट इज आल्सो नोन एज इंटरक्लोज सिस्टम और रेटिकुलेशन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम डेड एंड सिस्टम को क्या कहते थे, ट्री सिस्टम कहते थे, अब इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेशन सिस्टम या इंटरक्लोज सिस्टम कहते हैं इसको। इन दिस सिस्टम इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैन पाइप्स आती है, फिर सब मेन्स आती हैं, फिर ब्रांचेस आती है, फिर ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और सबसे एडवांटेज इसका ये है कि सारी की सारी पाइप जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। इसमें क्या होता है कि पानी जो है कंटिन्यूस सप्लाई करता रहता है, सर्कुलेशन में सप्लाई करता रहता है। इट इज अडॉप्टेड इन प्लान्ड सिटीज दैट इज चंडीगढ़ वगैरह। अब चंडीगढ़ की एग्जांपल ले लो, वो एक सबसे बेस्ट प्लान्ड सिटीज है। वहाँ पे जो हर जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो एक प्रॉपर प्लानिंग से बनाई गई हुई है। तो जहाँ पे हमारे पास जो सिटीज, जो जिस सिटीज में जो बिल्डिंग्स वगैरह होंगे एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से बनाई गई होंगी, उस सिटीज में हम क्या करते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है कि सप्लाई विल बी अवेलेबल इवन ड्यूरिंग रिपेयरमेंट। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि अब देखो डेड एंड सिस्टम में जब किसी पार्ट में रिपेयरमेंट वर्क वगैरह चल रहा होता था तो हमें क्या करना पड़ता था, पूरी की पूरी सप्लाई को कटअप करना पड़ता था। लेकिन इसमें ड्यूरिंग रिपेयरमेंट भी सप्लाई कंटिन्यू रहेगी हमारे पास। क्वालिटी ऑफ वाटर भी इसमें अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर है इसमें अवेलेबल है। लॉसेज एंड वेस्टेजेस भी इसमें क्या होते हैं कि कम होते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि उसके बाद इसके डिसएडवांटेज ये है कि मोर नंबर ऑफ स्लाइस वेल्व्स इसमें रिक्वायर्ड है, मोर लेंथ ऑफ पाइप्स इसमें रिक्वायर्ड है, और ये सिस्टम कॉस्टली है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद तीसरा सिस्टम हमारे पास जाता है रिंग सिस्टम। इट इज आल्सो नोन एज सर्कुलर सिस्टम। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डेड एंड सिस्टम को हम ट्री सिस्टम कहते हैं, ग्रिड आयरन सिस्टम को हम इंटरक्लोज सिस्टम या रेटिकुलेशन सिस्टम कहते हैं, और इसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एरिया को डिवाइड करते हैं नेटवर्क ऑफ रेक्टेंगल या सर्कुलर ब्लॉक्स में, इसको हम डिवाइड करते हैं। ये सूटेबल है, ये भी सूटेबल है फॉर वेल प्लान्ड सिटीज के लिए ही ये सूटेबल है। इट हैज सेम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज इन केस ऑफ ग्रिड आयरन सिस्टम। तो ये रिंग सिस्टम और जो है ग्रिड आयरन सिस्टम जो है मच सिमिलर टू, ये आपस में सेम ही है। रेडियल सिस्टम क्या है कि इट इज अडॉप्टेड इन दैट सिटीज विच हैव रेडियल रोड सिस्टम, जिसमें रेडियल रोड सिस्टम होगा। रेडियल रोड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई एरिया है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये इसका सेंटर पॉइंट हमने निकाल दिया, ये रोड भी इधर के लिए आ रही है, ये इधर के लिए, ये इधर के लिए, ये इधर के लिए, इनको हम क्या कहते हैं रेडियल रोड सिस्टम। सारी की सारी रोड जो है किसी कॉमन पॉइंट पे मीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो वाटर टैंक बनाएंगे वो इस सिटी के सेंटर में बनाएंगे, यहीं से फिर सिटी के हर पार्ट के लिए पानी सप्लाई करेंगे। तो इसको हम कहते हैं रेडियल सिस्टम। सर्विस रिजर्वायर इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द एरिया। हम क्या करते हैं कि जो सर्विस रिजर्वायर होगा, जो जिसमें हमने पानी सप्लाई करना है, उसको हम सेंटर ऑफ द एरिया में लोकेट कर देते हैं। तो ये थे हमारे पास 4 सिस्टम मेथड्स ऑफ लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। कितने सिस्टम से हम क्या करते हैं, पाइप्स को लेआउट कर सकते हैं एरिया में। तो ये 4 सिस्टम थे। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास लेइंग आउट ऑफ पाइप्स। ये सिलेबस में भी ये टॉपिक है कि पाइप्स को हम कैसे लेआउट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास जाता है सेटिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट, सेटिंग आउट अलाइनमेंट ऑफ पाइपलाइन। कि जो हमने पाइपलाइन बिछानी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनकी अलाइनमेंट निकालते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है किस डायरेक्शन में हमने पाइप्स को सेट करना है। तो उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं कि वुडन पैक्स आर ड्रिवन एट 30 मीटर इंटरवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स एंड 8 to 16 मीटर ऑन कर्व्स। अब देखो सपोज करो ये कोई पॉइंट है, लेट इट बी दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। हमने ए और बी के बीच में हमने क्या करना है, पाइपलाइन बचानी है। ये हमारे पास यहाँ पे रिजर्वायर है और यह हमारे पास कोई एरिया है जहाँ तक हमने पानी पहुँचाना है। अब अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट पॉसिबल है कि स्ट्रेट अलाइनमेंट भी पॉसिबल हो गई कि हमने सीधा ए और बी के बीच में सीधी पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ सकती हैं या बिल्डिंग वगैरह आ सकती हैं, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। हमें पाइप की अलाइनमेंट को चेंज करके इधर तक लाना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 30 मीटर इंटरवल पे हम क्या करते हैं, पैग्स इंसर्ट करते हैं, ताकि जो हमारे पास अलाइनमेंट रहेगी पाइपलाइन की वो स्ट्रेट रहेगी।
और इन केस ऑफ करोज में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे बैंड्स वगैरह हमने पाइपलाइन को प्रोवाइड करने होंगे वहाँ पे हम पैक्स इंसर्ट करते हैं 8 से लेकर 16 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब लाइन स्ट्रेट होगी तब 30 मीटर पे, और जब करोज वगैरह पे होंगे तब 8 से 16 मीटर पे। उसके बाद जब अलाइनमेंट सेट होगी फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि ट्रेंचेस को एक्सकवेट करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि जो हम ट्रेंचेस एक्सकवेट करते हैं उनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 35 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक, जनरली मोर देन आउटसाइड डायमीटर ऑफ पाइप। अब देखो हमारे पास ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि हमारे पास जो आउटसाइड डायमीटर होगा पाइप का उस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर हमारे पास आउटसाइड डायमीटर जो होगा 50 सेंटीमीटर है, लेट इट बी, तो हमें कम से कम 75 सेंटीमीटर तक जो ट्रेंच है उसको एक्सकवेट करना है विड्थ में। कम से कम 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर हमने आउटसाइड डायमीटर से ज़्यादा एक्सकवेट करना है ट्रेंच को, क्योंकि जब हम ट्रेंच को एक्सकवेट करेंगे फिर बीच में पाइप को बिछाना है, बीच में नीचे जाना है, वर्कर्स ने नीचे जाना है, काम करना, तो अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, उनकी वर्किंग स्पेस जो है उन पे वहाँ पे उनकी अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो डेप्थ ऑफ ट्रेंच रखते हैं वो 1 मीटर है, मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं रखते हैं पाइपलाइन को बचाने के लिए। एट जॉइंट पॉइंट्स डेप्थ एंड विड्थ शुड बी 20 सेंटीमीटर मोर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे हम पाइप्स को जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब जिन जिन पॉइंट्स पे जो पाइप को जॉइन किया जाता है उन पॉइंट्स पे जो विड्थ होनी चाहिए, डेप्थ और विड्थ जो है 20 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि विड्थ ट्रेंच की कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, और जॉइंट्स पे कितनी विड्थ और डेप्थ होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है कि बेडिंग ऑफ पाइपलाइन की। जब हमने ट्रेंच को एक्सकवेट कर दिया उसके बाद हम क्या करते हैं, पाइप को ले करते हैं जो नीचे हमने ट्रेंच एक्सकवेट किया। पाइप्स मस्ट बी लेड 2.5 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ द ट्रेंच। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हम पाइप को ट्रेंच में डालेंगे वो 2.5 सेंटीमीटर अबव द ट्रेंच होना चाहिए, मतलब जो बॉटम है ट्रेंच का उससे 2.5 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए। बेड ऑफ ट्रेंच मस्ट बी परफेक्टली लेवल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि हमारे पास जो बेड होना चाहिए ट्रेंच का वो परफेक्टली लेवल्ड होना चाहिए। अंडुलेशंस वगैरह नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो पाइपलाइन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो बेड जो है परफेक्टली लेवल्ड होना चाहिए। चौथा पॉइंट इसमें जाता है हैंडलिंग ऑफ पाइप्स। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि पाइप को हम जब हैंडल करेंगे उनको केयरफुली हैंडल करना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी पाइप का वेट जो है 60 kg से ज़्यादा होगा तो उसको हैंडल करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स जाने चाहिए उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, अदरवाइज वो डैमेजेस वगैरह काज कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसमें लवरिंग ऑफ पाइप। फिर हमने क्या करना है, पाइप को ले करना है उसमें ट्रेंचेस में। शुड नॉट बी डायरेक्टली थ्रोन इनटू द ट्रेंच। डायरेक्टली हमने उसको पाइप को नीचे फेंक नहीं देना है, मस्ट बी लवर्ड विद द हेल्प ऑफ चैन पुली ब्लॉक अरेंजमेंट। तो चैन पुली ब्लॉक अरेंजमेंट यहाँ तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड से हम क्या करते हैं कि अब सपोज करो ये हमारे पास कोई पाइप है, इस साइड से भी हम इसको रोप से बांधेंगे, इस साइड से भी रोप से बांधेंगे। हम क्या करेंगे फिर इसको आराम से जो है ट्रेंच में ले करेंगे। अगर हैवी पाइप होगी तो, अगर लाइट पाइप होगी तो उसको तो हम ऐसे सिंपल से आराम से नीचे जो है ले सकते हैं, लेकिन हैवी पाइप को जनरली इस टाइप की अरेंजमेंट से हमको नीचे ले किया जाता है। तो ये कॉमन पॉइंट्स है कि किस टाइप को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मेरा काम है कि आपको जो मेन पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ट्रेंचेस की विड्थ डेप्थ वगैरह वगैरह कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करवा सकता हूँ। बाकी तो आपको पता है कि किस चीज़ को कैसे कराया जाता है, ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है। अब उसके बाद स्टोरिंग ऑफ पाइप्स, फिर पाइप को स्टोर करते हैं। अब स्टोरिंग ऑफ पाइप्स का मतलब होता है कि जहाँ पे हम इनको यूज़ करना है वहाँ पे स्टोर भी तो करना पड़ता है, क्योंकि सारी पाइप्स हम एक ही दिन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे ये भी कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद हम देखेंगे कटिंग ऑफ पाइप्स कि उनको प्रॉपरली कट करना है, जहाँ जितनी ज़रूरत होगी। बैंड्स वगैरह पे कभी पाइप को कट भी करना पड़ता है, तो वो कैसे कैसे करेंगे। जॉइनिंग ऑफ पाइप्स, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया कि कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं पाइप्स को ज्वाइन करने के लिए। तो ये उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि कौन से टाइप का जॉइंट हम किस पाइप के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। फिर टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने सारी की सारी पाइपलाइन बिछा दी फिर उसमें हमें क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टिंग में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि लीकेज देखते हैं। लीकेज अब होनी चाहिए, लीकेज जो हमारे पास जो होनी चाहिए N/D√P/775 लीटर पर ओवर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लीकेज। अब N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स, D हो गया डायमीटर ऑफ पाइप जो हमने उसमें यूज़ की है, और P हो गया टेस्ट कि जो हम लोड वगैरह उस पर अप्लाई करेंगे टेस्टिंग के लिए, वो कितनी होनी चाहिए, वो टेस्ट इन kg² सेंटीमीटर। अब ये जो है लीकेज जो है इट शुड नॉट एक्सीड 55.5 लीटर पर डे पर सेंटीमीटर। अगर हमारे पास क्या होगा कि डायमीटर जो होगा अप टू 3 सेंटीमीटर, अप टू 3 मीटर अगर पाइप का डायमीटर होगा, मतलब लेस देन और इक्वल टू का डायमीटर हमारे पास पाइप का होगा 3 मीटर, तब उससे लीकेज कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर डायमीटर जो हमारे पास पाइप का 3 मीटर से एक्सीड हो गया तो उस वक्त हमारे पास लीकेज जो होनी चाहिए 2250 लीटर पर डे पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो स्टैंडर्ड वैल्यूज़। उसके बाद हमने वैल्यूज़ को प्रॉपरली चेक करना है कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। प्रेशर चेक करना है पाइपलाइन में, तो ये टेस्टिंग में आ जाता है। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास फिर बैक फिलिंग। बैक फिलिंग का मतलब होता है कि जो हमने मिट्टी एक्सक्वेट करके बाहर निकाली थी फिर उसको हमने क्या करना पड़ता है, बैक फिल करना पड़ता है। तो इसको हम जनरली 3 फेजेस में करते हैं। फर्स्ट फेज में हम क्या करते हैं कि
जो थिकनेस है लेयर की, फर्स्ट जो हम लेयर डालते हैं वो 7 पॉइंट, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट लेयर हम डालेंगे बैक फिलिंग में, उसको हम कितना करना है, 7.5 सेंटीमीटर थिक लेयर डालनी है, उसको अच्छे से कम्पैक्ट करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे फेज में हम करेंगे, जो दूसरी लेयर डालेंगे उसकी थिकनेस जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर तीसरे फेज में हम क्या करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन बच गया फिर उसको हमने उसके ऊपर डाल देना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि जो तीसरे फेज में हम मिट्टी डालेंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 240 टू 1963, जो हम मिट्टी डालेंगे वो होनी चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 20 से वो मिट्टी पास होनी चाहिए, तब जाके हमने उसको क्या करना है, बैक फिलिंग के लिए यूज करना है। अदरवाइज जो है वो, अगर वो इससे पास नहीं हो रही है, उसको यूज नहीं कर सकते हैं इसके लिए, बैक फिलिंग के लिए। उसके बाद जो है, इट शुड नॉट रिटेन ग्रेटर देन 5% ऑन इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 630। तो जो हम मिट्टी जो है फेज थर्ड में यूज करेंगे, वो अगर हम उसको इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 630 से पास करवाएंगे तो उस पर जो परसेंटेज जो है वो 5% से ज़्यादा जो है वो रिटेन नहीं होनी चाहिए, तब जाके हम उस मिट्टी को उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक ये कि कितने 3 लेयर्स में डालते हैं, फर्स्ट लेयर की थिकनेस 7.5, फिर ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर, फिर लास्ट वाला जो इसने ये कुछ कोड्स बताए, ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। फॉलो करने के बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जाता है इसमें, जो हमारे पास बिल्डिंग वाटर सप्लाई की। तो वाटर इज सप्लाइड थ्रू जीआई पाइप्स। सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो हम जनरली जीआई पाइप्स को यूज करते हैं पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सप्लाई इज ऑफर्ड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज, पीएचई डिपार्टमेंट वगैरह। उसके बाद वाटर सप्लाई फिक्चर्स एंड इंस्टॉलेशन की, जो हम वाटर सप्लाई अरेंजमेंट बिल्डिंग में प्रोवाइड करना पड़ता है, क्या क्या फिक्चर्स उसमें यूज होते हैं। उसमें आता है फर्स्ट, इसमें आ जाता है रूल, दूसरा आ जाता है हमारे पास सर्विस पाइप्स या स्टॉप कॉक, फिर वाटर मीटर, गोज नेक, बिब कॉक, स्टॉप टेप, स्टोरेज टैंक, पाइप फिटिंग्स। तो ये हमारे पास जो है कुछ डिवाइसेस, या कुछ हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी पाइप्स के अलावा जो चीज़ें हमारे पास यूज होती है, उनको हम वन बाय वन जो है इस सबको डिस्कस करेंगे, ये क्या क्या चीज़ें होती है। ये एक्चुअली में वाटर सप्लाई फिक्चर्स हैं जो बिल्डिंग में यूज होती है, कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग या जो भी हमारे पास आती है, उनमें ये चीज़ें यूज होती हैं। फर रूल को हम सिंपली, जो टी जंक्शन वगैरह आती है ना, जो टी जंक्शन आप देखो, ये कुछ इस टाइप की अपने छोटी छोटी पाइप्स देखी होंगी, यहाँ पे उसको ये होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, 3 कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इनको हम क्या कहते हैं, फर रूल कहते हैं, सिंपली जिनको हम टी जंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये जनरली मैंने यहाँ पे लिखा है कि टी जंक्शन ये किसके बने हुए होते हैं, ब्रॉस या ब्रॉन्जी के बने हुए होते हैं। इनका साइज जो होता है 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। ये डायमीटर की बात कर रहा है, तो वो उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो अब बिल्डिंग में जो हम जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग में जो हम पाइप यूज़ करेंगे उसका डायमीटर कितना ही हो सकता है, 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच इनका डायमीटर वेरी कर सकते हैं, या मे बी मोर देन दैट। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से उनको यूज़ किया जाता है। दूसरी आ जाती है हमारे पास सर्विस पाइप्स। ये नाम से ही पता चल जाता है, जो हम पाइप्स वगैरह यूज़ करेंगे हम बिल्डिंग में, जो हमने फिटिंग करनी है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो जनरली हम जीआई पाइप्स ही यूज़ करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, लेकिन आजकल के टाइम में करते हैं प्लास्टिक पाइप्स वगैरह, जो भी पीवीसी वगैरह जो है उनको भी यूज़ करते हैं बिल्डिंग में वाटर को सप्लाई करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इनका डायमीटर जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 2 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक इनका डायमीटर वेरी करता है। मेड अप ऑफ कॉपर या कास्ट आयरन की बनी हुई होती है, जो जीआई पाइप जो है, जो हमारे पास किसी या तो कॉपर की या कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। तीसरा आ जाता है हमारे पास इसमें, जो वाटर सप्लाई फिक्चर्स में स्टॉप कॉक, इसको हम कंट्रोल वेल्व भी कहते हैं, विच कंट्रोल सप्लाई ऑफ वाटर। अब ये क्या करता है, पानी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इसका साइज जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि किस टाइप की कितना डिस्चार्ज वगैरह हमें अवेलेबल है, उसी हिसाब से हमने इसका क्या करना है, साइज सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो है चौथा जो फिक्चर इसमें बिल्डिंग वाटर सप्लाई में यूज़ किया जाता है हमारे पास है वाटर मीटर। ये नाम से ही पता चलता है, जो क्या करता है, ये जनरली हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बाहर लगा होता है। इसका काम होता है कि इस बिल्डिंग में कितना पानी यूज़ हो रहा है, उसी हिसाब से फिर इनको क्या करते हैं, वाटर चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं। इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिक्स्ड इन ब्रिक मैसनरी चैम्बर में, इसको फिक्स किया जाता है। बस वाटर मीटर जो है जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक आता है डिस्प्लेसमेंट टाइप और दूसरा आता है इन्फेरेंटियल टाइप। तो इसकी एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो अप टू 15% तक होनी चाहिए। उसके बाद आता है गोज नेक। अब गोज नेक का मतलब क्या होता है, कि जो भी हम कर्व्ड फ्लेक्सिबल पाइप्स यूज करते हैं उनको हम कहते हैं गोज नेक। लेंथ जो है अप टू 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन मेन एंड सर्विस पाइप। ये जनरली क्या होता है कि हमारे पास देखो कि यहाँ से पाइपलाइन आ रही है, यहाँ पे हमने एक गोज नेक प्रोवाइड कर दिया, फिर आगे इस पाइपलाइन को कंटिन्यू कर दिया। इस चीज़ को हम जनरली प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए या वेलोसिटी वगैरह को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ये एक टाइप का फ्लेक्सिबल जॉइंट प्रोवाइड करती है बिटवीन मेन पाइप और सर्विस पाइप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है बिब कॉक। सिंपली हमारे पास जो सिंपल टेप है उसको हम बिब कॉक कहते हैं इंजीनियरिंग टर्म में।
इट शुड बी एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर लेवल, कि जो हम कंज्यूमर को पानी प्रोवाइड करेंगे वो फ्लोर लेवल से 75 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, इससे नीचे हम उसको नहीं रख सकते। ये किस किस का बना होता है, ब्रास का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। आजकल के टाइम में हम देखेंगे हमारे पास जो टेप्स हैं वो नंबर ऑफ मटेरियल के बने होते हैं, प्लास्टिक, स्टील, आपको हर चीज़ के आजकल के टाइम में मिलेंगे। इनका साइज कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, जो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं स्पेशली हम 1 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, 1.5, 1.75, 5 सेंटीमीटर, 2.5, 3.175, फिर 3.75 सेंटीमीटर तक इनका साइज वेरी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्टॉप टैब। अब स्टॉप टैब का मतलब क्या होता है और इसको हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं? इट इज आइदर प्रोवाइडेड इनसाइड और आउटसाइड द बिल्डिंग टू स्टॉप फ्लो ऑफ वाटर इन केस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ पाइप्स, कि जब भी हमारे पास बिल्डिंग वाटर सप्लाई जो है अरेंजमेंट होगा, जो पाइपलाइंस वगैरह होगी, अगर उसमें कोई रिपेयरमेंट वगैरह की जरूरत होगी तो हम क्या करते हैं कि इसको जनरली हम बिल्डिंग के आउट साइड, हर बिल्डिंग के आउट साइड इसको प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं बाहर से इसी स्टॉप टैब को क्लोज कर देंगे तो पूरी की पूरी बिल्डिंग में जो सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो रुक जाएगी, तो हम रिपेयरमेंट वगैरह आराम से कर सकते हैं। तो इसका मेन फंक्शन यही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टोरेज टैंक। ये तो आपको पता है कि पानी को स्टोर करने के लिए जो टैंकीज वगैरह आती है हमारे पास, जो आज प्लास्टिक टैंकीज अवेलेबल होती है, इनको हम स्टोरेज टैंक्स कहते हैं। और लास्ट फिर पाइप फिटिंग्स आती है। पाइप फिटिंग्स हम किन किन तरीकों से करते हैं, सॉकेट्स वगैरह लगते हैं, पाइप्स लगती है, ये सारी चीजें जो है यूज लगती है, तब जाके हमारे पास कंप्लीट पाइप फिटिंग्स बनती है। तो ये था हमारे पास इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट, हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने तरीकों से हम करते हैं, फिर जो पाइप को हम कितने मेथड से लेआउट कर सकते हैं। होप कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी वीडियोज़ को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने कंप्लीट सर्विंग के लेक्चर जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, अलग सेपरेट प्लेलिस्ट उस पर बनी है, तो वहाँ पर आप जाके सर्विंग लेक्चर जो है देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।